नमस्कार सभी श्रोताओं दर्शकों का अभिनंदन ज्ञान सरोकार मंच पर हम आज मिल रहे हैं एक अनोखी कवयित्री कलाकारा शिक्षाविद और जहाँ तक मुझे पता चल पाया है रंगकर्मी भी क्योंकि मैंने जोशना बनर्जी जी के बारे में कुछ जानकारी जो प्राप्त की है तो उससे यह निकलता है कि बहुत बहुआयामी कलात्मक व्यक्तित्व है आज हमारे साथ। जोशना जी नमस्कार, आपका स्वागत। नमस्ते यूरी जी, बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो थोड़ी सी हमारे श्रोताओं को एक झलक सी हो जाए आपके काव्य में जो मूल ऊर्जा है, तो थोड़ी सी आपकी पंक्तियां मैं पढ़कर सुनाता हूँ सबके लिए, जो कि शुरुआत में मुझे थोड़ी सार्थक भी लगती है। हर बात नहीं जानता हर कोई, हर बात कही नहीं जाती हर किसी से, कुछ बातों की एक लंबी आयु होती है, कुछ बातों की भ्रूण हत्याएं कर दी जाती है, कुछ बातों की पपड़ियां ओष्ठ पर जमी रहती है, कुछ बातें हमारे भीतर आयु भर पिघलती है, कुछ बातों को जन्म देकर छिपा कर किया जाता है उनका लालन पालन। पृथ्वी पर जितनी बातें छिपाई गई उतना तो धन भी नहीं छिपाया गया, ना ही प्रेम संबंध। किसी को हम नहीं बताना चाहते कोई बात, किसी से हम कह देना चाहते हैं मन की सारी बातें। तो मैं चाहता हूँ जोशना जी कि आज मन की सारी बातें यहाँ एकदम मुक्त धारा में बहे, कि हम अच्छे से जान पाए आपको और आपकी सुंदर कविता का आनंद ले सके। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी कविताएं पढ़कर जो मेरा पहला अनुभव हुआ है, जो मैं थोड़े से शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ, कि ऐसा लगता है कि एक गहन कलात्मक और भावुक सी आत्मा की अभिव्यक्ति है। बहुत गहरी है आपकी सोच, बहुत सुंदर है आपके शब्द, और बहुत नाजुक सी भी लगती है आपकी भावनाएं। ऐसा लगता है कि एक बुद्धिजीवी कलाकार और एक भावुक सी लड़की का मिश्रण है आपकी रचनाओं में। तो आप बंगाल से आते हैं और दो साहित्यिक और सांस्कृतिक अस्मिताओं का एक अद्भुत सा मिश्रण समाये रखती है। जहाँ तक मैं जान चुका हूँ कि दो, शायद इससे भी ज्यादा, वो आप बताएंगे आज कि और कौन कौन सी सांस्कृतिक मिलावटें है आपकी सोच में और आपकी क्रियाविधियों में। तो कृपया आपको तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग आपको पढ़ते हैं। हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इस स्थिति में, इस रचनात्मक माहौल, इस साहित्यिक धारा में पहुंचने का आपका क्या रास्ता रहा है, आपकी क्या कहानी रही है, क्या इतिहास रहा है? तो आपका परिचय लेते हुए हम थोड़ी सी आपकी काव्य यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं। जी यूरी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतनी सुंदर, इतनी स्पष्ट हिंदी बोल रहे हैं,
और बांग्ला भी बोलते हैं आप बिल्कुल स्पष्ट। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बात करके, जन सरोकार मंच के साथ जुड़ के। और उम्मीद है आगे सब शुभ घटेगा। तो जैसा कि आपने पूछा कि ये सब कहाँ से आता है, ये असल में पीछे से कहीं ना कहीं लोक परंपरा काम करती रहती है। हमारा जन्म जहाँ पे होता है, हम जहाँ पले बड़े होते हैं, बचपन से जो चीजें हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं, या हमें जिस परिवेश में रखा जाता है, हम जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, और जो परिदृश्य हमारे आसपास रहता है, ये एक बहुत सघन, उत्कट और एक एक रिश्ता है जो हमारे आसपास है। आप किसी तरह से भी उस चीज से पीछे नहीं हट सकते। और इन सब के बीच में से थिएटर, गायन और नृत्य, हम्म, ये ऐसी चीजें हैं जिनके मध्य से अगर आपने बचपन से थिएटर किया है, या बचपन से आपने नृत्य सीखा है, लोक परंपराओं को बहुत पास से जाना है, वे लोक परंपराएं जो अब हम जिन लोक परंपराओं के बारे में पढ़ते भी नहीं है, आजकल जानते भी नहीं है। आजकल जैसे बंगाल से बंगाल से बाउल आता है, तो जी। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं। आप अब दुर्गा पूजा में आप जाके मिट्टी लेंगे सोनागाछी से, वहां से मिट्टी उठाने के बाद प्रथमतः माँ दुर्गा की प्रतिमा में उस मिट्टी को लगाएंगे। तो वो जो सारा एक एक प्रोसेस होता है, वो जो दृश्य आपके सामने घटता जाता है, तो बस यही सबसे कविता निकल के आती है, जो हम अपनी दादी से, नानी से, घर के बुजुर्गों से, माता पिता से जो कहानियां सुनते आए हैं, कुछ सच्ची कुछ झूठी, अपने आसपास देखते आए हैं। और आप बंगाल की तरफ बढ़ेंगे, या शांति निकेतन की तरफ बढ़ेंगे, या बेहला बेलूर की तरफ बढ़ेंगे, तो आप इन चीजों से खुद को घिरा हुआ पाएंगे। आपके आसपास कहानियां अपने आप स्वतः अपनी जगह बना लेगी। बनावट है। आप देखिए, मैं अभी अगर लेखन की बात नहीं करूं, मैं अगर आलय की बात करूं कि जिस आलय में आप रहते हैं, उसकी दीवारें, उसकी खिड़कियां, और हमारे पुराने घर तो ऐसे होते थे कि जैसे लाल फर्श है और चारों तरफ कमरे हैं। और हमने तो अपने दादाजी से ये भी सुना हुआ है कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे कोलकाता के, तो में से एक सुरंग जाती थी। तो उन सुरंगों को अब बंद कर दिया गया है, काफी साल हुए। तो ये जो परिवेश है, इन सब में शामिल होना, देश के अलग अलग हिस्सों में देना, और अगर नृत्य है तो नृत्य में पूरी तरीके से डूब जाना। अगर प्रैक्टिसेस चल रही हैं तो सुबह से शाम तक प्रैक्टिस चल रही है, और पता चल रहा है कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, और पिताजी को पता चला हमने खाना नहीं खाया, तो पिताजी दाल चावल और ये मछली लेकर आते हैं लंच बॉक्स में रख के, हमारे साथ सबके लिए भी। तो ये सब बस वहीं से ही उठता है, वहीं से ही शुरुआत होती है इस चीज की। और हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो आपके मन में रह जाती हैं, आप कह नहीं पाते, आप किसी के सामने खुल नहीं पाते, आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसको लिख देते हैं। ये भी एक तरीका होता है अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का। लेकिन एक वो आदत कि सोने से पहले कहानियां सुननी ही है, बिना कहानी सुने नींद आनी ही नहीं है। हमारे घर में ये पढ़ाई लिखाई का माहौल शुरू, जीवनानंद दास को हमने शुरू से ही हम पढ़ते आए हैं। सिल्विया प्लाथ के सिल्विया प्लाथ को माँ ने पढ़ा है, शुरू से हमें पढ़ के सुनाया है। उनके पत्र भी आज भी मेरे पास हैं। रविंद्रनाथ को हमने शुरू से पढ़ा है। रविंद्र संगीत हमने शुरू से गाया है। अब रविंद्र संगीत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन रविंद्र नृत्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रविंद्र नृत्य भी है जिसे कि
रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या किया था कि अलग अलग नृत्य से, चाहे कथक, चाहे भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, सब में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके उसको क्रिएट किया था, एक फ्यूजन टाइप किया था। तो वो इस बात को ये जतलाना चाहते थे कि सबका मिला हुआ, सबका मिश्रण हर वाली बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी से उधार लिया है, या हमने किसी को देख के बस उस चीज की चोरी कर ली है, या वैसा कुछ बनाने की कोशिश करी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिश्रण लाने का यही अर्थ कि किस तरीके से आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, ये संसार जानता है। तो ये स्वतः धीरे धीरे, ये एक बीज की तरह है। जिस तरीके से बीज आप बोते हैं, उसमें से एक सैपलिक निकलता है, आप उसको पानी देते हैं, उसको सूर्य मिलता है। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये सिलसिला आप सब दोस्तों की दुआओं से बढ़ता चला आया। और हाँ, मुझे बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते, मुझे बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पर जितने भी लोग पढ़ते हैं, मैं उन सबके प्रति कृतज्ञ हूँ और सदैव रहूंगी। जी, धन्यवाद। बहुत सार्थक है। आप सार्थक तरीके से आपने अपने आधार को प्रस्तुत किया है, और आपने कई कविताओं में लिखा भी है इस संदर्भ को लेकर। बार बार वो जो बंगाली बुनियाद वो उभर आती है। आपने तो भात के बारे में एक सुंदर सी कविता लिखी थी, और चावल के बारे में सत्यजीत रे का नाम बार बार आता है कई कविताओं में। सत्यजीत रॉय उनको कहते हैं ना, जैसे थोड़ा हमने विकृत किया है कई नाम, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर की तरह। टैगोर, हम हाँ किताबों में भी टैगोर ही पढ़ते हैं। जी, और आपने लिखा भी है, मैं कालीबाड़ी पोखर की आत्म जा हूँ, वहीं से जन्मी। तो हिंदी साहित्य में आने का मूल कारण क्या रहा है आपका, और कितना सहज लगा? क्योंकि मैं समझता हूँ कि पहले तो आपने बांग्ला में लिखना शुरू किया था। आपकी तो कुछ रचनाएं, अफसोस की बात है मुझे उतना नहीं पता है, कुछ छपी भी है या कुछ पुस्तकें भी निकली है बांग्ला काव्य की आपकी? नहीं, बांग्ला में मेरा नहीं है, मैंने हिंदी में ही लेखन किया है। हाँ, मेरी कविताओं का अनुवाद हुआ है बांग्ला में, तो अच्छा। बांग्ला, नेपाली, गुजराती और अलग अलग भाषाओं में, लेकिन मैंने बांग्ला में नहीं लिखा है। मैंने बांग्ला अनुवाद किया है, बांग्ला कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है। जी, मतलब साहित्य के क्षेत्र में तो आपने अधिकतर हिंदी में ही काम किया है। और एक जगह आपने ये भी लिखा है कि बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी मुझ पर बांग्ला शब्दों की नकल का आरोप लगा है कि कुछ लोग, अब जहाँ अभी हिंदी भाषी क्षेत्र में रहती है, तो लोगों को कई बार शायद पता नहीं होता है आपकी जड़ों के बारे में। तो ये भी एक झलक आते हैं। तो वही है मेरा प्रश्न कि कितना सहज लगा आपको स्वयं को हिंदी साहित्य में समाना? कितनी कुछ शायद भिन्नताएं हैं दोनों परंपराओं की अभिव्यक्तियों में। जैसे आपको बोलने और लिखने की पहले से आदत थी, उसको कितना बदलना पड़ा हिंदी साहित्य में रचने के लिए? जी यूरी जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, और मुझे उत्तर देने में भी बहुत खुशी होगी। और ये असल में मैं फिर से वही बात कहूंगी कि ये भी इसके पीछे भी घर ही चला आता है। ये घर ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिम्मेदार है इस परिस्थिति के लिए। अब आप देखिए कि जो मेरे नाना जी थे, वो रेलवे में थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बेटों की और दामादों की नौकरियां रेलवे में लगवा दी थी सबकी। लेकिन मेरे पिताजी ने वो नौकरी नहीं ली। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं खुद से ही नौकरी ढूंढूंगा।
तो उन्हें आकर के यहाँ पे आगरा में नौकरी मिली बिजली विभाग में। अब बिजली विभाग में नौकरी होने के कारण हम माँ को आना पड़ा। अब माँ बिल्कुल ठेठ बांग्ला भाषी, वो कभी कलकत्ता से बाहर निकली ही नहीं थी, वो कभी नहीं निकली थी। उन्हें वही खाना, वही पहनावा, वही की संस्कृति, वही का लोक, उसके अलावा उन्होंने एक क्षण नहीं जाना था किसी और जगह का। तो उनका यहाँ पे आके बस जाना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा त्याग था। वो जब यहाँ पे आई तो एक तो उनकी भाषा, वो किसी की भाषा नहीं समझ सकती, उनकी भाषा कोई नहीं समझ सकता। कुछ किताबें लेके आई थी लेकिन सभी किताबें नहीं ला पाई थी अपने संग। तो यहाँ उन्हें वो किसी भी तरीके से यहाँ रच बस नहीं पा रही थी। हम लोग हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, हम लोग अधिकतर समय कलकत्ता में ही रहे, यहाँ पे कम आना होता था। और कुछ कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे एक क्लास में, मुझे याद है 5th या 6th स्टैंडर्ड में, मेरा हाफ ईयरली का रिजल्ट जो है वो कोलकाता के स्कूल का है और फाइनल का रिजल्ट आगरा के स्कूल का है, सेंट कॉन्रेड्स का, इस तरीके से। तो हम लोग इस तरीके से आते जाते रहे हैं, क्योंकि लेकिन पर पिताजी यहाँ पे अकेले रह जाते थे और बड़ा मुश्किल होता था इस तरीके से। तो अंततः माँ को यहाँ पे रहना ही पड़ा। फिर ये एक समय ऐसा आ गया कि हम वर्ष में 2 बार ही कोलकाता जाया करते थे, लेकिन यहाँ पे उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं हिंदी में लिखूंगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। शुरू से मैंने अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं, और सबसे पहली जो कविता थी वो मैंने 5वीं कक्षा में ही लिखी थी, जब पिता पर एक कविता लिखी थी, वो स्कूल के मैगजीन में छपी थी। तो फिर उसके बाद कुछ कुछ अंग्रेजी में ही लिखा, वो डायरी अभी भी मेरे पास रखी हुई है। और मित्र कहते हैं कि वो छपवानी है, लानी है, लेकिन उसके बारे में अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है। लेकिन हिंदी में मुझे खुद नहीं याद कि मैंने हिंदी में कब लिखना शुरू कर दिया। मैंने हिंदी में सबसे पहले असल में कार्यस्थल पर ऐसा होता था कि जैसे कोई एनुअल फंक्शन है या स्पोर्ट्स डे है, तो हमें न्यूज अखबार में देनी होती है, तो वो मैंने लिखना शुरू किया सबसे पहले। वो लिख के टाइप करके हमें मेल करना होता था न्यूज़पेपर ऑफिस में। तो 2000 2001 से मेरी जॉब है, मैं 2001 से जॉब कर रही हूँ। धीरे धीरे अब हिंदी हिंदी पढ़ना, हिंदी की किताबें पढ़ना, हिंदी का उपन्यास पढ़ना, हिंदी की कविताओं की किताबें पढ़ना, धीरे 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 वो हिंदी में आते आते, क्योंकि हिंदी प्रदेश है तो हिंदी में आते आते कब हिंदी में लिखना शुरू कर दिया पता नहीं चला। शुरुआत की कविताएं अब पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है, और एक बचपना है उन कविताओं में, लड़कपन है। और धीरे धीरे साल दर साल मैंने ये नोटिस किया कि संघर्ष, तनाव आदि के साथ साथ एक आप देखते हैं ना, एक जैसे व्यापक भारतीय रंगमंच में आपको देखने को मिलता है। आप रतन थियाम की प्रस्तुति देख लीजिए, तो उसमें आप पाएंगे कि जैसे विविध रंग है, रंग के साथ आप बात कर रहे हैं। आपकी जो प्रस्तुति है, आपकी जो भाषा है, और आपकी जो क्रियाकलाप जो आप दिखाने की कोशिश करेंगे, रंग उसमें उतरते चले आते हैं, और उस बोली से आपको पता चल जाएगा कि किस रंग की आप बात कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से ही हिंदी मेरे जीवन में स्थान हिंदी ने बनाया, और मैंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। ये बांग्ला शब्द का आरोप वाली बात है, तो इसका एक बहुत खट्टा मीठा सा एक किस्सा है, छोटा सा। असल में एक मित्र है, वो भी जब लिखती हैं तो उसमें भी कुछ कुछ बांग्ला शब्द होते हैं। तो अब कि कुछ बांग्ला शब्दों में कुछ हम दोस्तों को बता ही देते हैं, कोई त्रुटि देखते हैं तो ये बांग्ला का शब्द है, ये इस तरीके से नहीं, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो बस उसी बात में, वो उसी सुलह गिरह में, वो उसी अनबन में कह लीजिए एक छोटा सा एक पल था जो ऐसा हो गया था। लेकिन वही है ना कि दोस्त अगर है तो वो तो लड़ेंगे भी, नाराज भी होंगे, मनाने भी आएंगे। तो बस यही छोटे छोटे किस्से जीवन से जुड़ते चले जाते हैं, और आपके लिए एक एक स्थान बनाते चले जाते हैं। आप निर्मल दृष्टि, आप उस दृष्टि
तरह से भी आप पीछे नहीं छोड़ सकते उन चीजों को। आप उनको समेटेंगे, आप उनको अपने संसार में उनको अपना स्थान देंगे। आप कहीं से भी कुछ भी नहीं भूल पाते हैं। और पीड़ा पीड़ा एक ऐसी चीज है जो, अगर आपको कोई पीड़ा है आपके मन में, या किसी अपने ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है, क्यों नहीं आप, हाँ, कभी कभी मलियज की डायरी पढ़ते हुए ऐसा एहसास होता है, और हरिशंकर परसाई जी को भी पढ़ के कभी कभी ऐसा महसूस होता है, लेकिन उन जैसा तो मैं कभी भी नहीं लिख पाऊंगी। उनको पढ़ना ही बहुत बड़ा सुख है। के पत्र, आप वेरा के पत्र पढ़ लीजिए, प्लात के पत्र पढ़ लीजिए। तो पत्र जो है वो एक ऐसा संसार है कि जहां पे अगर आप स्टेप इन करेंगे तो वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। आप उसी दुनिया में रच बस जाएंगे, आप स्वयं को पीछे नहीं खींच सकते। तो कहीं ना कहीं कोई दृश्य आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि आप उसको अपने लिए रख लेंगे कि नहीं, मुझे कहीं ना कहीं दर्ज करके जाना है। इसे दर्ज किए बिना नहीं रहा जा सकता, इसको जरूरी है कि लोग पढ़ें। सारी बातें हैं। जानते ना, आप अगर रहें, कभी आपने कभी पुकारा। थोड़ी सी कभी कभी आपकी आवाज गुम हो जाते हैं, तो पता नहीं, बस 2-3 शब्दों के लिए बंद हो जाती है आपकी आवाज, फिर से सुनाई देने लगती है। तो मैंने हाँ सोचा हाँ, कि नहीं नहीं, मैं मानती हूँ ये आवाज जारी होगी, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। हम जहाँ रहते हैं वो एक जंगल मान लीजिए आप, और यहाँ लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा जनरेटर चलाया है इसके लिए, लाइफ के लिए। लाइट, बिल्कुल अंधेरे में हम लोग रह रहे हैं, तो व्यवस्था करी है किसी तरीके से लाइफ के लिए। फिर इसके बाद 2 दिन से हम अंधेरे में बैठे हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो यहाँ से तो मैंने सब कुछ देखा है कि ठीक ठाक व्यवस्था हो, पर मैं माफी चाहती हूँ, मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो रही है तो। और ये थोड़ा सा आपको नहीं, आप अगर मेरी आवाज कट रही है तो आप मुझे प्लीज बताएं, मैं फिर से उसको कहूंगी, बात को अपने सामने नहीं नहीं, रखूंगी। फिलहाल सब ठीक है, सब ठीक है। बस वो मैंने पूछा कि आपने समझाया कि क्या स्थिति है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। और जी जी। अधिकतर तो आ रही है आपकी आवाज। जी। तो इसी तरीके से आप, जैसे आकाश कितना विशाल है, आप नम्रता से उस आकाश को अगर अपनी कविता में उतारेंगे, आपके अंदर अगर कोई रोष है किसी बात को लेके, अगर आप उस रोष को अपने कविता के अंदर उतारेंगे, आप एक एक रंग जो जो आप अपने आसपास देखते हैं, या आपके जीवन से जो जुड़े प्रिय रंग हैं, मेरी बातों में, मेरी कविताओं में रंग बार बार आते रहते हैं, क्योंकि ये थिएटर में बहुत ज्यादा आप पोर्ट्रे करते हैं इस चीज को। हमने शुरू से थिएटर किया है, अब वर्तमान में नहीं करती, सालों हुए थिएटर छोड़े हुए। जिम्मेदारियां कुछ ऐसी आ पड़ती है कि आपको अपनी प्रिय चीजें कहीं ना कहीं पीछे रखनी पड़ती हैं। तो एक ये थिएटर की तरह से ही काम कर रहा है। थिएटर मुझे फिल्में देखना उतना पसंद नहीं जितना थिएटर देखना पसंद है। हमारे शहर में, कोलकाता में तो खैर हर सप्ताह ही होता था, लेकिन यहाँ पे उतना नहीं हो पाता। यहाँ पे कभी कभी ही हो पाता है। अभी भी पिछले दिनों यहाँ आगरा में आशुतोष राणा जी आए थे एक थिएटर करने, सबके अपने अपने राम ऐसे करके कुछ था, लेकिन इस समय कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि मैं नहीं जा पाई, उनको नहीं देख पाई। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज है जिसे कभी छोड़ा नहीं जा सकता। नहीं की, जैसे आपकी दृष्टि की पकड़ है, तो वो पकड़ आपसे छूटेगी नहीं। और वो पकड़ जो आप अपने लेखन में उतारेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके आपका पाठक पकड़ लेगा। वो समझ जाएगा, जो खुद को रिलेट करता होगा आपके संग, आपको जानता होगा, आपके इमोशंस को, आपके भावों को समझता होगा। इसका एक इसका साफ साफ बोध है जो नजर आएगा। ये आप किसी से भी नहीं छुपा सकते। ये आपका अपना संसार है, आपका अपना आसमान है, जैसे कहते हैं बेलौस आसमान, वो हमेशा आपके साथ चलेगा। तो लेखन में भी ऐसा ही है कुछ। और आजकल तो लिखने पढ़ने का समय निकालना बड़ा भारी, बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए 4:30 4 साढ़े 4 बजे तक तो घर ही आना होता है। उसके बाद घर को देखना, बच्चे हैं, फिर उसके रात को अपने लिए थोड़ा समय निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये भी है कि अगर ये भी नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे।
जी। अभी आपने कुछ बातें कही जिनसे मेरा अगला सवाल जुड़ा हुआ है। आपने कई बड़े रचनाकारों के नाम लेकर कहा कि मैं तो नहीं लिख पाऊंगी उनकी तरह। मैं ऐसा समझता हूँ कि उतना भी विनम्र सा आत्म मूल्यांकन वो भी हमेशा उचित नहीं होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ता हूँ आपको तो मुझे ऐसा लगता है कि हर साहित्यकार वो अपनी अपनी पीढ़ी के लिए अपने अपने युग में अपना सार्थक स्थान बना सकता है, और जिस गहराई से, जिस प्रतीकात्मकता से आप रच रही है आजकल, वो शायद उस जमाने के लोगों को उतना उपलब्ध नहीं होता था। और ये जो आपकी विनम्रता है वो तो साफ झलकती है आपकी कविताओं में। कभी कभी ऐसा थोड़ा बुरा भी लगता है आपके लिए, जैसे आप कहती है कि जो लोग आपको तंग भी करते हैं आप उनसे घृणा नहीं कर पाते हैं, आप दूसरों की गलती पर भी खुद ही आगे बढ़कर क्षमा याचना कर लेती हूँ। ये जो आपकी उदार प्रवृत्ति है या आपका जो स्वभाव है विनम्र सा, इसका होना एक बहुत बड़ी बात है। आपको पूरा श्रेय जाना चाहिए इसका, किंतु इसका दुरुपयोग तो भी कर सकते हैं कुछ लोग, इसका तो फायदा भी उठाया जाता है। आपने तो ये भी बताया किसी कविता में कि जो आपके ऑफिस का नौकर है जिसको जल्दी घर जाना होता है, और आप जब थोड़ी देर से निकलती है तो आपको भी बुरा लगता है, जबकि वो आपका काम है और वो उसका कर्तव्य है वहीं पे रहना और आपके समय के हिसाब से वो ऑफिस बंद करना, किंतु आपको बुरा लगता है उसके लिए कि तो आप थोड़ी जैसे ऐसे अनुभव करती है। तो इसी विनम्रता के कारण शायद आपको लगता है कि जो बड़े बड़े लोग लिख कर गए हैं तो उनके स्तर को आप नहीं छू पा रही है, पर अपनी ओर से मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूँ कि ये विनम्रता सुंदर होने के बावजूद भी इस पर थोड़ा सा संदेह बनता है मेरा, कम से कम। तो जी, अब मैं चाहता हूँ कि हम आपको सुनना शुरू करें। आपकी कुछ रचना अगर आप पढ़कर सुनाने को तैयार है। यदि माफ कीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोक रही हूँ। असल में वे व्यंग जिस प्रकार से लिखते हैं परसाई जी, तो मैंने कई बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयास किया कि मैं व्यंग कुछ लिखूं, अपने लिखने में व्यंग को उतारूं। असल में पढ़ते वक्त तो खैर हम लोगों में कभी ऐसा होता नहीं है कि इस लेखक ने ऐसा लिखा है तो हमें भी इनकी तरह ऐसी कोई भावना मन में नहीं, लेकिन वही है कि उनका जब व्यंग पढ़ती हूँ तो मैं अवाक रह जाती हूँ। मतलब बार बार पढ़ती हूँ मैं उनको, कभी कभी ही पढ़ती हूँ लेकिन बार बार पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो ये वो मेरे लेखन में, आप मेरी कमी कह लीजिए, ये कमी हम सब कमियों के संग जन्मे हैं, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर रहती ही है। और ये आता है आपके पास, आप देखिए, हम सभी का मन निश्चल है, हम कोई खराब नहीं है, हम सभी अच्छे हैं। मैं सदैव ये कहती हूँ कि परिस्थितियां बुरी होती हैं, मनुष्य बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं, सब यही चाहते हैं कि हम सब एक मिलजुल कर रहें। और एक हमारी ये हिंदी की जो दुनिया है, संघर्ष या क्या कहूँ मैं उस चीज को, कि एक यथार्थ बोध, अनिवार्य बोध है, हम नहीं जानते, लेकिन वो एक अलग चीज है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं बात कर रही हूँ, वो एक अलग चीज है। हम अलग अलग
जगहों से आते हैं, हम अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से हम लिखते हैं, करते हैं हम, चाहे वो तनाव हो या एक यथार्थबोधी कह लीजिए, या जैसे एक प्राणदायिनी कोई साज, जैसे कि मलयाज अपनी डायरी में लिखते हैं। मैं बार बार उनका जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मैं इन दिनों उन्हीं को ही पढ़ रही हूँ। तो बस ये है कि किसी से कोई ये नहीं कि होड़ नहीं कि मैंने क्यों नहीं वैसा लिखा या उस तरीके से काम किया या इस तरीके से। मुझे जितना मिला, मैंने बहुत कम काम किया है हिंदी में, और मेरा कोई विशेष स्थान नहीं है, बहुत कम काम किया है, बहुत कम कविताएं लिखी है, एक डायरी है, जो भी। पर यह है, संतुष्टि है, संतुष्टि है, और आगे भी रास्ते निकल आए हैं। ये बहुत जरूरी है कि रास्ते, अगर आप रास्ते बना रहे हैं या आपके लिए रास्ते निकल रहे हैं, तो यथासंभव तो जाएंगे। आप प्रेम करेंगे, आप घृणा करेंगे, आप रोएंगे, आप अकेले एक जगह खोजेंगे पृथ्वी पर अपने लिए कि आपको रोने के लिए कोई जगह मिले। बहरहाल, आप कुछ पढ़ने की बात कर रहे थे। जी, यदि हो सके अभी इस संदर्भ में जिसमें हम बात कर रहे थे, फिर आपके आधार के बारे में और आपकी काव्य यात्रा के बारे में, तो मैंने जो आपकी हिंदवी में पहली कविता पढ़ी थी, धितांग, धितांग नाम की कविता, धितांग, वो यदि अभी है आपके सामने तो मैं अनुरोध कर लीजिए, क्योंकि उसमें वही सारी बातें समाई हुई है जिनकी अभी हमने चर्चा की है, तो श्रोताओं को थोड़ा अधिक और अच्छे से पता चलेगा। और सबसे तांग जो शब्द है, जो गाना है, मैंने तो सुना है, पर मुझे नहीं मालूम है कि हिंदी भाषी सभी लोगों को पता होगा कि वो क्या है, तो उसके भी थोड़ा सा बताइए। धितांग एक थाप की तरह है, जैसे ये थाप आई और वो उसमें से जो एक आवाज उठी, बस वही धितांग है। धितांग मतलब एक ध्वनि। तो ये एक गाना, जी उसी गाने की बात कर रहा था कि शायद पता नहीं सबने सुना होगा कि हाँ, एक धितांग धितांग बोले एक गीत है, बांग्ला गीत है, तो ये धितांग वहीं से आया है और कविता का शीर्षक ही धितांग है। तो मैं कविता पढ़ती हूँ। हेमंत कुमार का धितांग धितांग बोले गीत पर कुछ लिखने की इच्छा नहीं मुझे यहाँ। मेरे अपने जीवन में जितने धितांग बजते हैं, मुझे आज, मैं कालीबाड़ी पोखर की आत्मजा हूं, वहीं से जन्मी। पोखर किनारे टीम टाम वाला छोटा सा घर था। पोखर से कोकनत तोड़कर कमल का फूल, कोकनत मतलब कमल का फूल तोड़कर पूजा घर में माँ लोक्खी को चढ़ा दिया करती थी। वहां की लड़कियां छुटपन में हरिप्रिया खेलने की होड़ में खुद को ही हरिप्रिया समझ जाया करती थी। ये मेरे जीवन का पहला धितांग था, मैं हरिप्रिया न बन सकी। भारत के दूसरे सबसे बड़े महानगर में जन्मने के बावजूद मैं आज तक बिरला तारामंडल में माँ बाबा को नहीं देख पाती। दादा उमेश चंद्र बनर्जी कहते थे, मरने के बाद हम सब तारा बनते हैं। कितने पापिष्ट निकले दादा। कौन कहता है इतना बड़ा असत्य पौत्री से? यह दूसरा असत्य की प्राण प्रतिष्ठा वैश्यालय की मिट्टी लेने जाती थी माँ और काकियां। सभी पुरुष अपनी पवित्रताएं वैश्यालय के बाहर छोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। एक ओज देखा है मैंने वैश्याओं के मुख पर। मंत्र महोदधि पढ़ाती रही माँ और काकियां। बचपन में हम बच्चों को काकी की नजर बचाकर मैंने काका को देखा था एक बार वैश्याओं को देखते हुए। यह तीसरा धितांग मुझे किन्हीं चार पुरुषों पर विश्वास नहीं करने देता।
जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, वहां का चपरासी मुझसे कर दिया करूं। वो डायबिटिक है, दोपहर में नींद की आदत है उसे, कभी देर हो जाती है तो घूरता है मुझे। मैं सॉरी भैया बोलकर मुस्कुरा देती हूँ। यह चौथा दितांग मुझे ही धिक्कारता है। ईश्वर उन्हें सदा स्वस्थ रखे। सुबह केश बनाती हूँ, फिर अगली सुबह ही मौका मिल पाता है। थक कर अगर मोबाइल में रविंद्र संगीत लगाती हूँ तो बच्चे ईयरफोन पकड़ा देते हैं। बच्चों के बादशाह और जस्टिन बीबर से मेरे रविंद्र ठाकुर हार जाते हैं। इस पांचवें दितांग में मेरा आत्मसम्मान खो जाता है। घृणा नहीं कर पाती किसी से, दूसरों की गलती पर भी खुद ही आगे बढ़कर क्षमा याचना कर लेती हूँ। कलयुग में चालाक बने रहना चाहिए, जेठानी कहती है मुझसे। यह छठवां दितांग मुझे मेरी पहचान नहीं बनाने देता। सातवां दितांग आ चिपका है मेरी आत्मा से। बांग्ला भाषी होने के बावजूद भी मुझ पर बांग्ला शब्दों के नकल का आरोप लगा है। मैं अचंभित हूँ। यह तो ऐसा हुआ जैसे पक्षी को कोई आरोप लगाए कि उसने अपने पर चुराए हों कहीं से। मैंने उनसे क्षमा याचना की। मैंने उनसे क्षमा याचना की, समझाया, ईश्वर की सौगंध खाई कि मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी नहीं सुनी गई। मैं उनसे स्नेह रखती हूँ। ईश्वर उनसे पृथ्वी की सबसे सर्वश्रेष्ठ कविताएं लिखवाएं। कैसे होने चाहिए ये धितांग? सुंदरवन की किसी बागिन की तरह, या राशन की कतार में लगी एक 17 वर्ष की लड़की की तरह जो अपनी छाती ढांपे खड़ी है? समुद्र किनारे सनबात लेते दो अंग्रेजों की तरह, या किसी किरांची की बुद्धि की तरह? युद्ध में जाते सैनिक की तरह, या उस अधेड़ औरत की तरह जिसका सुख उसके शादी के लहंगे में संदूक में सो रहा है? या उस लड़की की तरह जो प्रपोज करने से डर रहा है? या उस बीमा एजेंट की तरह जिसकी कोरोना में पॉलिसी नहीं बिक रही? ये दितांग हम सब के जीवन में है। अंतर बस इतना है कि कोई इसे टूटे पहाड़ की तरह साथ से लेके, चाहे कृष्णा सोक्ति हो, चाहे गगन गिल जी हो, या अनामिका जी को, तो साथ में पढ़ना, साथ में बात करना, कभी कभी तो 6-6 7-7 महीने भी बात नहीं हो पाती है, लेकिन जब भी बात होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे आसपास कोई है जो हमारे लिए दुआएं कर रहा है, या हमारी खैर चाहता है, जो हमसे प्रश्न करता है कि क्या पढ़ा, क्या लिखा। तो बस ऐसे ही जीवन चल रहा है। तो क्या यही अपना साहित्यिक अस्तित्व ढूंढते हुए आपने ये प्रश्न उठाया कि किस आंख में है मेरा आलय? जी जी, किस आंख में है मेरा आलय। ये असल में ये कविता आई है कि जो श्राद्ध के दिनों में, जब माता पिता का श्राद्ध होता है और मायके में बुलाया जाता है कि बेटी को आना है, और ये माता पिता की याद आती है तो फिर बहुत सारी चीजें चली आती है, क्योंकि वही एक मेरे पास, वही मेरा धन था जो मेरे पास था। अब क्योंकि वो नहीं है तो ना होकर भी वो हर चीज में है। पहले होकर भी हर चीज में नहीं थे, लेकिन अब जब नहीं है तो वो हर चीज से जुड़े हुए हैं, हर चीज से बंधे हुए हैं। और अभी पिछले दिनों भी विद्यालय में मदर्स डे का एक कार्यक्रम चल रहा था, बच्चे कर रहे थे, तो ऐसे माहौल में भावुक हो जाना, ये भी एक कमी है। ये बहुत सारी कमियां हैं मेरे अंदर, मुझे सुधारनी है। ऐसे हम भावुक ये सब कोई कमी नहीं छोटे से है। मुझे लगता है एक भावुक छोटे होने से को सुख के लिए। खूबी है। जी हाँ। तो जी हाँ। कतिपय सुख के लिए देख रही हूँ, होना तो इसी में चाहिए।
अभी वो कविता फिलहाल नहीं मिल रही है। कोई और जो आपकी भावुकता को प्रकट करे। देखिए, एक 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 कविता, जी, एक एक कविता स्वप्न पढ़ती बारे में हूँ। भी है, सुंदर सी। जी, जी, पढ़िए। ये कविता का शीर्षक है, एक शिरोई लिली पुष्प बन जाऊं। शिरोही एक लिली। दिन इतना, जी जी, शिरोही लिली, ये वो जो बंगाल में भी वो पाया जाता है, मुझे लगता था वो मणिपुर की राष्ट्रीय फूल हाँ है। जी 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 जी, मणिपुर में आपको मिल जाएंगे ये। एक दिन इतना सिकुड़ जाऊं कि तिनका ही हो जाऊं, कोई नीलकंठनी मुमकिन है मुझे चोंच में उठाकर ले जाए। यह भी मुमकिन है कि आने वाले साल में पाकीज़ा का 49वां साल हो जाऊं। तब पाकीज़ा फिल्म को उस वर्ष उतना समय हुआ था। हम्म, मीना कुमारी की सांस का किस्सा भर रह जाऊं, सूत हो जाऊं, समय मुझे काटता रहे, रुकी हुई रेल के लिए चाय हो जाऊं, छठी इंद्री की तरह कहना सीख जाऊं, मुमकिन है कि आहत होने में असमर्थ रहकर राख हो जाऊं, दूर गांव की कोई औरत मुझे बासन पर खींच दे। मुमकिन है, यह भी मुमकिन है, यह भी मुमकिन है कि एक प्रेयसी की लालसा हो जाऊं और पी जाऊं प्रतीक्षा की घड़ियां, प्रतीक्षा उठ आए कंठ तक, और बन जाऊं मैं प्रेयसी की जाऊं, माघ में पूस हो जाऊं, अलाव की ओर दौड़ा दूं सबको, खूने में एक अर्थ की तरह बनी रहूं, घोड़े के नाल का भरम बन जाऊं, एक रहस्य की तरह दब जाऊं, भुला दिया गया कोई प्रश्न हो जाऊं, किसी दिन ढाक का फूल हो जाऊं क्या, दुग्गा मुझसे खेलती रहे, दरगाह के बाहर बैठी एक भिक्षुणी हो जाऊं क्या, गुलाब का कांटा ही हो जाऊं, फेंक दी जाऊं कूड़ा घर में, एक शादीशुदा औरत का एकांत हो जाऊं, जिलाए रखूं उसे, किसी शायर के लिए गोया ही हो जाऊं, बन जाऊं एक जिद्दी लड़की की अस्वीकृति, दो प्रेमियों का चुप बन जाऊं, हो जाऊं विदा का उत्सव, मैं संसार से ही विदा हो जाऊं क्या, कुछ न सोच पाने का बहाना हो जाऊं, प्रेमियों के सांसों से बनी हवा हो जाऊं, किसी के कांधे पर हाथ का स्पर्श हो जाऊं, पीड़ा का नसकंपन हो जाऊं, आलता का लाल हो जाऊं, कर दूं प्रेयस की आंखें लाल, मैं कुछ भी हो जाऊं फिलहाल, किताब का मुड़ा हुआ पन्ना हो जाऊं, फूटी कौड़ी हो जाऊं, या हो जाऊं बीजों की दखल, मैं फिलहाल कुछ तो हो जाऊं, मैं नहीं बन पा रही, मैं फिलहाल फिलहाल कुछ तो हो जाऊं, जब तक पीड़ाएं नष्ट ना हो जाएं, और कुछ नहीं तो कैमूर पहाड़ी बन जाऊं, एक शिरोई लिली पुष्प तो बन ही सकती हूँ, क्या मैं एक शिरोई लिली पुष्प बन जाऊं। हम्म, खूब सुंदर, खूब ভালো লাগলো। धन्यवाद धन्यवाद। अपनी जब भावुकता से ये प्रश्न उठता है कि मैं क्या बन जाऊं, तो अपने आप एक स्वप्नों की बात आती है। और जी स्वप्नों के बारे में भी आपने एक सुंदर सी कविता लिखी थी, स्वप्न टूटकर कहाँ जाते हैं। जी 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 तो इसमें आपने कई सारे पात्रों का उल्लेख किया है, जैसे सत्यजीत रे भी इसमें आते हैं, मिल्खा सिंह। जी अम, तो स्वप्नों का क्या स्थान होता है या होना चाहिए एक कलाकार के जीवन में, और क्या वास्तव में उनका टूटना निर्धारित होता है कभी कभी, या वो। हाँ, इसी इसी प्रश्न का आप उत्तर दीजिए कि कहाँ जाते हैं टूटकर स्वप्न। देखिए, एक घने रंगीन कोहरे की तरह होते हैं स्वप्न,
स्वप्न कहीं नहीं जाते, आपके अंदर ही रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं। जो स्वप्न टूट जाते हैं वो भी आपके पास ही रहते हैं। हम पुनः पुनः ये प्रयास करते हैं कि वो स्वप्न हमारा पूरा हो। मैंने तो कहीं ना कहीं ये महसूस किया है कि जैसे कोई कविता लिखी और उस कविता को बार बार पढ़ा आपने, और पत्तियों को हिला देने की लालसा, या पत्तियों पर जमे हुए बारिश की बूंदों को देखने की लालसा, व्यथित रूप से एक 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 घेरा बनाते हुए जिस तरीके से आती है। आप रोबी ठाकुर के घर चले जाइए, आपको ऊपर रसोई वाले हिस्से में नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक बनी बनाई कहानी है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सत्य है। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी रहस्य जुड़े हुए हैं ना, ये सब स्वप्न, जो स्वप्न टूटते तो हम सभी के हैं, हमारे सारी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती। सबसे पहले माँ गई तो एक स्वप्न टूटा, पिता गए तो एक स्वप्न टूटा, भाई गया पिछले साल तो एक स्वप्न टूटा। तो हमारे अपने हाथ छुड़ाकर हमसे चले ही जा रहे हैं। तो ये एक एक करके स्वप्न टूटने जैसा ही है। अब जाएंगे, आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि छत है, और छत के ऊपर फिर और कोई कमरा नहीं है, सिर्फ खुली हुई छत है, और नीचे 3 कमरे हैं, 2 कमरे और एक छोटा कमरा। लेकिन वहां सुख मिलता है। वहां कभी एसी भी नहीं था, हाथ पंखा था। हाथ पंखा बंगाल में बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो हम दोपहर में वही लेके बैठते थे। खून किया हमने 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 तात की साड़ियां बनाई। और वो जो छोटी छोटी स्मृतियां हैं, जैसे माँ के लिए एक बार मैंने साड़ी बनाई थी, वहां पे घर घर में हथकरघे करघे का काम चलता है, तो साड़ियां बनाई जाती है, तो वो बनाई थी मैंने। तो ये सभी स्वप्न ही तो है, छोटे छोटे, जो आप अपने अपनों के लिए बुनते हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जहां से आपको खुशी मिलती है। जरूरी नहीं कि आपको खुशी देने वाला कोई आपका अपना ही हो। राह चलता बच्चा भी आपको कभी कभी खुशी दे जाता है, अगर आपकी तरफ देख के हाथ हिला के आपको टाटा बोलता है, तो वो भी एक खुशी है, वो भी एक स्वप्न की तरह बस जाता है हमारे अंदर। तो हिंदी साहित्य में थोड़ा सा हाँ, कभी कभी लगता है कि कोशिश करती हूँ खुद को पीछे रखूं, या आजकल जैसे ये फेसबुक है, इसको डीएक्टिवेट करके एकदम गायब हो जाना। तो ये वही है कि अपने स्वप्नों को समय देना, उनके साथ रहना। अनूठी धूप में सुंदर। टटोलती हुई, आप निर्मल वर्मा को पढ़ लीजिए। तो वो एक संसार, वो एक अलग ही संसार है। आप रात की पत्रों को पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा आप उस एरा में पहुंच गए हैं, और आप उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। वो पीड़ा आपके यहाँ से उतरती हुई बिल्कुल नीचे छाती तक आती है, आप उससे निकल नहीं सकते। आप उसको भले ही अपने तरीके से लिखें, आप थोड़ा ट्विस्ट दे दे, या आप डायरेक्ट किन्हीं का नाम देके आप उसको लिख ले, लेकिन ये चीजें आपसे छूट नहीं सकती। ये मैंने कहा ना, जैसे एक घने रंगीन कोहरे की तरह है ये स्वप्न, ये आपसे चिपके रहेंगे, हमेशा चिपके रहेंगे। बहुत गहरी सोच है। और इतने में, इतनी बातों में आपने एक बात कही थी कि आपकी जो भावुकता है कभी कभी तो थोड़ा शायद जीना मुश्किल कर देती है, पर मैं तो मानता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी खूबी है। भावुक लोगों को तो काफी कष्टों का सामना उठाना पड़ता है, पर आप शायद सहमत होंगी मेरी इस बात से कि भावुकता से जो कष्ट झेलने को मिलते हैं, यदि कोई हमें ये चुनाव देता कि हम इस अपने स्वभाव को बदले और कम कष्ट सहे, तो शायद हम इनकार करते। ऐसा है ना? इनकार करना, हाँ, कुछ लोग बहुत आसानी से इनकार कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मेरे लिए इनकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती है घर में बहुत ज्यादा। तो जस्ट जी, थोड़ा सा मेरा प्रश्न यह था कि आपकी जो भावुकता है, जो आपको कभी कभी रुलाते भी है, तो
उस पे आएंगे आप पीछे की तरफ। फिर अच्छा, जैसे वो कहते हैं ना कि एक शिशु गर्भ में होता है, और लॉजिकल है ये उसी तरीके से महसूस करना। तो ये ना करना और भावुकता में पड़ जाना, और लोग खींच लेते हैं। ये मैंने देखा है लोगों के लेखन में, ये चीज वो स्वीकारते हैं इस चीज को। वो क्योंकि अगर आप कोई गलती अगर आप करते हैं तो उसे स्वीकारना भी सीखिए। एकदम से कोई अगर आपके खिलाफ हो जाए, पूरा संसार आपके खिलाफ हो जाए, और आवश्यक रूप से गौरवान्वित आपको कर रहा है, की ओर लेके चला जा रहा है, तो ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है कि ना तो नहीं ही करें। और हाँ, भावुकता, अगर आप लेखक हैं तो आप भावुक तो हैं ही कहीं ना कहीं अंदर, कितना भी कोशिश प्रयास करें ऊपर से खुद को सख्त दिखाने की। जी। और ऐसा जब स्वभाव हो तो फिर प्रेम पर लिखने से बचना नामुमकिन होता है। इसलिए प्रेम संदर्भ भी काफी मिलता है आपके काव्य में। जैसे एक पद्यांश ये है कि मिस्र के बालू से होता हुआ एस्किमोस के बर्फ के कण तक वो प्रेम ही था, जो कभी खामोशी के कुकून में सोया रहा, कभी झेलम बन बहता रहा। अब आपके प्रेम काव्य से कुछ उदाहरण हम सुनना चाहेंगे। आप या तो चाहे तो कुछ भूमिका के रूप में कहकर फिर कोई प्रेम कविता पढ़िए। एक प्रेम कविता पढ़ती हूँ। एक सुंदर सी है आपकी कविता, आदिवासी प्रेम युगल के बारे में। मतलब वो मैं अपनी कुछ राय बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ी है, आप कुछ और भी पढ़कर सुना सकती है। एक प्रेम कविता पढ़ती हूँ जिसका शीर्षक है 7 दिनों की मनोकांक्षाएं 8। जी। वेग से आता है दुख, पुंसत्व से भरे एक राजकुमार की तरह। एक हठी स्त्री उसे शासन नहीं करने देती। दुखों को चीरते हुए एक दिन मैं आऊंगी नीलकंठिनी बनकर, तुम्हारे कंधे पर बैठकर चूम कर तुम्हारी गर्दन उड़ जाऊंगी आकाश में। मैं आऊंगी दूसरे दिन एक बरगेलिनी बनकर, परिक्रमा लगाऊंगी 7। अपनी गंध छोड़ जाऊंगी तुम्हारे सीने पर। तीसरे दिन आऊंगी एक अजनबी बनकर, सड़क के मोड़ पर बैठूंगी, तुम्हें गुजरते हुए देखकर तुमसे बेवजह ही कोई कागज दिखाकर पूछूंगी अनाम पता। तुम पकड़ोगे जब उस कागज को, छू लूंगी तुम्हारी उंगलियां। चौथे दिन आऊंगी पीठ दर्द लिए चेहरा ढापे एक मरीज बनकर, तुम्हारी छुअन से लजाऊंगी। 5वें दिन आऊंगी चांदनी बनकर, छिटकूंगी तुम पर पूरी रात। तुम्हें पता भी ना चलेगा, मैं हर लूंगी तुम्हें। 6ठे दिन आऊंगी संगीत बनकर, तुम्हारे हृदय को छेड़ूंगी, कपाऊंगी तुम्हें।
7वें दिन आऊंगी तुम्हारे मन में एक मनोकांक्षा बनकर, एक मनोकांक्षा जो तुम्हें मुझ तक लाने को तत्पर हो, एक मनोकांक्षा जो तुम्हें मेरे समीप ले आए। कोई ढामक, कोई तंतुकी, कोई सीढ़ी, सड़क, वाहन, किसी सहारे के बिना, बिना किसी बाधा के तुम्हें मुझ तक ले आए, और मैं पालू तुम्हें 7 दिनों के 7 चक्र में 7 जन्म के लिए। एक 8वीं इच्छा शेष है अभी, कह दूंगी वह भी जब हम होंगे एक दूजे के समीप। 7 दिनों की 8 मनोकांक्षाएं तुम्हारी प्रतीक्षा में मुंह हाथ बांधे खड़ी हैं। मुझ पर आरोप है कि मैं पुरुष पर कविताएं नहीं लिखती। मुझ बहुत लोग कहते हैं कि पुरुष पर एक कविता मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। हे हृदय वल्लभ, इतना मनोहर पुरुष बनाकर ईश्वर ने बैर लिया स्त्रियों से। शिव नहान के उपरांत फैली गंध जैसी होगी अवश्य ही तुम्हारे देह की गंध। तुम्हारे नेत्रों की झिल्लियों से ही बना होगा असंख्य मछुआरों का जाल, जिनमें फंसती होंगी रंगीन मछलियां। तुम्हारी हथेलियों पर ठहरती होंगी स्वस्ति कामनाएं। माथा नीचा करके चलते हो जब, कितनी ही स्त्रियां तुम्हें पाने की कामना करती होंगी। तुष्टि जैसा कुछ मैं देखती हूँ तुम्हारे चेहरे पर, कुछ भी अधूरेपन जैसा नहीं देख पाती तुम में। मेरी हथेलियों को तुम्हारे स्पर्श की चाहना है, इतना कह पाने भर कि लाज में मैं गुलाब हो जाती हूँ। छावलिया घूमती है, कितना आकर्षण है तुम में। चंचरी सभी पुष्पों को छोड़कर तुम्हारी तरफ मुड़ती है। एक प्राणदायक औषधि के समान है तुम्हारी हंसी। इसी चंद्रिकोत्सव में तुमसे मिलने की चाह में मैं जीवन भर प्रतीक्षा कर सकती हूँ। यह भी कर सकती हूँ कि एक गहरी सांस लेते हुए आंखें मूंद कर तुम्हें पा सकने की 100 योजनाएं बना सकती हूँ। तुम ईश्वर के हाथों से बना एक अत्यंत तुमसे कितनी दूर छिटकी पड़ी हूं यहाँ अपनी जगह पर, इस आस में कि एक दिन हम मिलेंगे अवश्य ही, किसी एक दिन। बहुत गहरा। और आपने तो कोई अवसर नहीं छोड़ा है उनके लिए जो कह रहे हैं कि आप ऐसी कविताएं नहीं लिखती। किंतु ये तो पुरुष की बात हुई है। मैंने जहाँ तक देखा कि आपके काव्य में जो स्त्री तत्व है वो सबसे शक्तिशाली है। वो सबसे, जैसे आप काली देवी की भूमि से आ रही है तो शायद उसी की एक झलक है आपकी कविताओं की स्त्री चरित्रों में। जैसे ये एक अनोखी मुझे लगी कविता, एक बंगालन के गोद में कैद है, एक बंगाल के गोद में कैद है महाब्रह्मांड जी। तो अभी आप अगर आप ढूंढ के पढ़ के सुनाएंगे तो हम सुनेंगे। बिल्कुल, किताब मेरे हाथ में ही है। किंतु मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा समझाइए इस शीर्षक और इस विषय के पीछे क्या भाव रहे हैं। वैसे मुझे लगता है कि जो स्त्री तत्व है वो तो किसी भी भौगोलिक परिवेश में परिपूर्ण और शक्तिशाली लग सकता है। यहाँ एक बंगालन के चरित्र में आपका क्या संदेश छुपा है, और मतलब ये शीर्षक और ये विषय कैसे बना? ये असल में ना हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में, हमारे आसपास हमने स्त्रियों की एक बहुत मजबूत भूमिका देखी है। हमने वो समय भी देखा है जब पुरुष पीछे हो गए हैं लेकिन स्त्रियों ने कमान संभाली है। हमने वो समय भी देखा है। और ये कहाँ से आता है कि कभी ऐसा भी हुआ है कि धन की कमी की वजह से जब पुरुष हताश हुए हैं घर के, तो स्त्रियों ने ही आगे बढ़ के घर को चलाया है। वो
इसके लिए ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर निकल के उन्होंने नौकरी किया, कुछ किया अपनी सूझबूझ से, या सालों से जो धन उन्होंने बचाया हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके घर खर्च से, उसमें आगे आके संभाला है। बच्चा बीमार हुआ है तो स्त्री ने ही आगे आके संभाला है। दाई को देखा है मैंने, बहुत सारी दाइयों को देखा है मैंने गांव में, वो किस तरीके से उनके लिए एक बहुत छोटी सी बात है शिशु को पेट के अंदर से निकालना, वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो एक अचंभे की तरह से आता है कि गर्भ में से शिशु को निकालना, उसके बाद काटना। तो ये कॉर्ड काटना, ये बहुत सघन, एक बहुत जटिल कार्य है। तो ये प्रथमतः तो देवी की प्रतिमा से ही आता है कि उनके चेहरे पर ही इतना ओज है, शायद ये उन्हीं का ही आशीर्वाद हो। हमने अपने घर पे अपनी माँ, मासियां, काकियां, मामियां, सबको देखा है इसमें, अपने आसपास भी, आज भी, सिर्फ मेरे परिवार में ही नहीं, आज मेरे समकालीन में जितनी भी स्त्रियां लिख रही हैं, उनके घर के भी काम है, उनकी नौकरियां भी हैं, लेकिन फिर भी वो लिखने के लिए समय निकाल रही हैं, तो वो भी मेरे लिए देवी ही है एक तरीके से। वो लिख रही हैं, जो मेरी सीनियर्स हैं, वो मुझसे फोन करके पूछना कि सब ठीक है, ये एक देवी का ही रूप है, वरना किसके पास समय है, कौन किसे पूछता है। तो देवी एक पुरुष की तरह से भी सामने आती है, एक बच्चे की तरह से भी सामने आती है, प्रेमिका की तरह से सामने आती है, सब्जी मछली भी बेच लेती है, सब्जी मछली कम दामों में खरीद भी लेती है। तो ये कविता वहां से निकल के आई है स्त्रियों को, और ये सभी उन सभी स्त्रियों को समर्पित है जो मेरे आसपास हैं, जिनको पढ़कर मैं खुश होती हूँ, बार बार पढ़ती हूँ, मेरी समकालीन, मेरे मित्र, मेरी लिखने वाली सभी स्त्रियां, और जिन्हें मैं पढ़ती आई हूँ, सबको ध्यान में रखते हुए, परिवार की स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए ये लिखा था। तो यहाँ से आया था, एक बंगाल के गोदने में कैद है महाब्रह्मांड, एक महापृथ्वी की सुंदरता जमी हुई है बंगालन की कमर की धारियों में, फूस के पीले में छिपी है बंगालन की योजनाएं, आकाश में छितरी है कांसे की झिर्रियों के साथ उसकी पीड़ाएं, बरगद पर बैठी पाखियां तीस्ता की व्यथा सुनाती हैं, आम की लकड़ियां हवन कुंड को स्वर्ग मान बैठी हैं, खेत पतवार जैसे सुसज्जित एक बैठक हो गई, नदियां जैसे कुंवारी कन्याओं की हथेलियों से निकला आशीर्वाद हो, वन बतकों के जोड़ों के साथ बंगालन की धवलिमा पृथ्वी पर चंद्रिकोत्सव मनाती है, संध्या की नारंगी छटा में बंगालन पका रही है इलिश, इलिश एक मछली का नाम है, गा रही है बाउल, पसीने में सिंदूर नाक पर आ टपकता है, पोखर में नहाती है तो चंद्रमा से भी गहरे उतरती है पानी में, लाल साग, परवल, बतख के अंडे, सहजन एहतियात से रखती है सूती झोले में, चलती है तो सब्जी मंडी आड़ में चलती है, नवयुवक थम जाते हैं, मंदिर में मां काली के समक्ष शंख फूंकती हैं, देवी के कान में फूंक देती हैं दिनचर्या, रात में घिसती है पीतल के बासन, करती है प्रेम, प्रेम करना बासन घिसने जितना सरल नहीं, हाथ में त्रिशूल गुदा है, गोदने में कैद है शिव परिवार समेत, एक बंगालन के गोदने में कैद है महाब्रह्मांड। बहुत ब्रह्मांड जैसा विशाल सा अनुभव होता है ये सुनकर, विशेषकर जब इन वास्तविकताओं से थोड़ा बहुत परिचित होते हैं, क्योंकि अमी तो बंगाले ओ ठाकलम इक्तो तो खासियत मैंने देखी है कि, और मैं कह सकता हूँ कि यूक्रेन से अगर मैं भारत के किसी हिस्से की तुलना करूँ तो अधिकतर बंगाल से ही करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक पुरुष स्त्री के बराबरी तो नहीं कह सकते, किंतु स्त्री शक्ति का जो स्थान होता है वो तो यहाँ भी इस प्रकार का है। कभी कभी जो पुरुष लोग थोड़ा, जैसे आपने कहा, हताश होकर फिर छोड़ जाते हैं अपने उत्तरदायित्व, तो वो सब स्त्रियों को संभालना पड़ता है, विशेषकर युद्धों के समय। तो
ये सब होता आया है यहाँ भी, इसलिए मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ आपके इस विषय से। जी, तो अंत में जैसा हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि हम एक और कविता सुने, किंतु मैं कोई विषय नहीं बताता हूँ, ना कि कोई किसी कविता का शीर्षक बताता हूँ। आप अपने चयन से, अपनी पसंद से, आप किस कविता से आज का कार्यक्रम समाप्त करना चाहेंगे? जी, एक कविता पढ़ती हूँ। एक छोटी सी कविता पढ़ देती हूँ। ये कविता का शीर्षक है सरस्वती की आंख। गॉडेस सरस्वती पर ये कविता लिखी थी। सरस्वती की आंख। नाक और जोशना जी देखिए, ये है। ओह वाह, क्या ही सुंदर सहयोग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। सरस्वती की आंख। नाक और होठ से बड़ी थी सरस्वती की आंख। वह प्रतिमा माँ को पुरस्कार में मिली थी। घर में पहले से 2 सरस्वती थी, एक मन में, दूसरी मंदिर में। छोटे से घर में तीसरी सरस्वती को कहाँ रखूं, ऐसा सोचने पर कुछ नहीं सूझा। पहले कमरे में बहुत से जानवर थे, दूसरे कमरे में पलंग, तीसरे में संदूक। मैंने सरस्वती की आंख को देखकर सोचा, माँ को कहाँ रखूं। सावित्री स्नान खड़ी थी जैसे मंच पर नग्न, वैसे ही सरस्वती के लिए जगह न खोज पाने के कारण मुझे स्वयं के लिए लगा। एक छोटा कमरा जो अब तक मेरा नहीं हुआ, जो मेरे घर में था ही नहीं, वह कमरा सरस्वती की आंख में उगाया था। जितने भी लोगों से कहा था मैंने, घर आना मेरे, सारा अभिमान ढह गया। जैसे पिता की स्मृति में ढह गए थे 1900 खांड और नमक के गोदाम। थोड़ा झांकने पर सरस्वती की आंख में लगा, बहुत सी पांडुलिपियां रखी हैं, ठीक पुतलियों के पीछे। लेखकों के परंतु नाम नहीं दिख रहे थे। थोड़ा और झांकने पर लगा, एक चौड़ा रास्ता भी है, मेरे शहर के रास्ते से एकदम भिन्न। एक पुरुष था चलता जाता हुआ, मेरी बुद्धि के हिसाब से शायद बिजोन होंगे या महाश्वेता को खोजते हुए। मेरी आंख की पुतली में अट नहीं रही थी सरस्वती की आंख। बचपन से बसंत पंचमी पर चढ़ाए हुए सारे बेर घर में बिछ गए थे। लगा जैसे किसी झरने के नीचे खड़ी हूं मैं, और महीने पर महीने बीत रहे हूं। राजमिस्त्रियों के देश तक पहुंचने के पैसे नहीं थे मेरे पास। वह घर जिसमें शादी के समय के 4-6 गहने, रसोई में बच्चों के लिए देसी घी, स्नान घर में पियर्स का बॉडी वॉश रखा था, उस घर में एक छोटा कोना नहीं दिख रहा था सरस्वती के लिए। कांजीवरम में रेशम कीटों की आत्माएं जाग गई थी। आज मुझसे उनका प्रतिशोध लेने का लक्ष्य भेदी दिवस था। एक शिशु की तरह सरस्वती को अपने हाथों पर लिटाकर देखने लगी मैं सरस्वती की आंख। उन आंखों को देखते हुए मैं खो चुकी थी अपनी आंख। दिन और रात सरस्वती की ही पलकों की झपकन थे, पुतली पर बच्चों के हाथों की छायाएं थी। आंख पर उंगलियां फिराने पर लग रहा था, आकाश तक जा पहुंचा है मेरा हाथ। वहां ब्रह्मा ब्रह्मांड नहीं, कुछ गीला गीला था, जैसे दोमट मिट्टी में की जा रही हो मखाने की खेती। वहां मैं खोज रही थी प्रिय कवियों को, निश्चेतना विशेषज्ञों को। यहाँ कुछ देर बैठना चाहिए, ऐसा सोचते हुए सोचा दूसरी आंख भी देखूं। अभी परंतु इतना साहस नहीं। जिस आंख को देख रही थी, उसी आंख के अंदर हाथ डालकर निकाल ली एक सुंदर गंध वाली जगह। नई और सेकंड हैंड पुस्तकों के मध्य एक छोटी सी जमीन बनाकर सरस्वती को रख दिया। गंधमादन पर्वत जैसी थी वह जमीन, ऊपर चमक रही थी सरस्वती की आंख।
आत्महत्या के सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए देखकर सरस्वती की आंख। लगा जैसे संसार में सब अर्धशव हो और उपचार कर रही हो सरस्वती की आंख। जय सरस्वती माँ। जय धन्यवाद। धन्यवाद यूरी जी। बहुत 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 अच्छा समय बीता। पिछला 1 घंटा कैसा गया आपके साथ पता ही नहीं चला। बहुत धन्यवाद। अपनी प्रश्न ठेकुन पोरे आपने देखा उंगली उठा दी। बहुत धन्यवाद और आप रचती रहिए। जी। और बस ये संसार बेहतर होता जाए आप जैसी गहरी और भावुक लेखिकाओं के कारण। और हम अधिक से अधिक इस प्रकार की संवेदनाएं पढ़ पाए और उस पर इतनी सार्थक चर्चाएं कर सके। हम सभी एक ही संसार के वासी हैं, एक ही यात्रा है हमारी और हम साथ चलेंगे हमेशा। जी धन्यवाद। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।